मेरा नाम सोनू है और ये कहानी मेरे गांव भानपुर की है। हमारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम तीन दोस्त, मैं, राजू और इमरान, इन बातों पर हंसते थे। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए हमने तय किया कि रात में हवेली के अंदर जाएंगे। गांव वालों ने मना किया, पर हम नहीं माने। रात के करीब 11 बजे हम टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खोला हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीवारों पर काले धब्बे थे और फर्श पर धूल जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि धूल में ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हमने सोचा कोई जानवर होगा, पर आवाज इंसान जैसी थी। राजू ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हम उसके पीछे थे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, एक कमरा अपने आप बंद हो गया। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। इमरान ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो अंदर कोई नहीं था, पर कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई हिल रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, क्यों आए हो यहां? मेरी सांस अटक गई। मैंने घबराकर हाथ हिलाया तो लगा जैसे किसी ठंडी चीज को छू लिया हो। अचानक टॉर्च खुद ब खुद जल उठी और हमने देखा कि दीवार पर खून से 3 नाम लिखे थे, सोनू, राजू, इमरान। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी सामने आईने में एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए। हम पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजू ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला दोहा बोला, वो औरत जोर से चीखी और कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। इमरान रोने लगा और बोला, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। तभी अचानक छत से मिट्टी गिरने लगी और हमें लगा हवेली गिरने वाली है। हमने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और नीचे की ओर भागे। पीछे से किसी के हंसने की आवाज गूंज रही थी, बहुत तेज, बहुत डरावनी। जैसे ही हम हवेली से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम तीनों बिना पीछे देखे भागते रहे। गांव की सीमा तक पहुंचते ही सब शांत हो गया। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने बताया कि उस हवेली में एक औरत को उसके अपने परिवार ने लालच में मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी 3 लोग एक साथ अंदर जाते हैं, वो उन्हें अपना परिवार समझकर रोकने की कोशिश करती है। हम तीनों बच गए, लेकिन उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। आज भी कभी-कभी रात को 11 बजे मेरे फोन में एक फोटो अपने आप आ जाती है, जिसमें हम तीनों हवेली के बाहर खड़े होते हैं और पीछे खिड़की में वही औरत दिखाई देती है। हमने फिर कभी उस जगह की तरफ नहीं देखा, पर हमें पता है कि वो अभी भी वहीं है और शायद किसी अगले 3 लोगों का इंतजार कर रही है। मेरा नाम राहुल है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना है। ये बात है 2021 की। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई नेहा से। नेहा एक सीधी साधी शांत लड़की। हमारी मुलाकात ऑफिस के ट्रेनिंग सेशन में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें लंबी होने लगीं और कब वो मेरी आदत बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन नेहा में एक अजीब बात थी। वो कभी भी रात 9 बजे के बाद फोन नहीं उठाती थी। मैंने कई बार पूछा, नेहा, ऐसा क्या है जो तुम रात में गायब हो जाती हो? वो बस हंसकर टाल देती, राहुल, कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेरी बाइक खराब हो गई। रात के 10 बज चुके थे। मैंने नेहा को कॉल किया, बस यूं ही। लेकिन इस बार उसने फोन उठा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, तुम अभी कहाँ हो? मैंने कहा, बस रोड पर हूं, बाइक खराब है। अचानक फोन के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई लड़की सिसक रही हो। मैंने पूछा, ये आवाज कैसी है? नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, राहुल, आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन इसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था।
मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। वो आगे बोली, मैं बच गई थी, लेकिन मेरी छोटी बहन उसी रोड पर उसी जगह मर गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं उसी रोड पर खड़ा था। अचानक मेरे पीछे से ठंडी हवा चली और मुझे साफ साफ किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। नेहा फोन पर रो रही थी। राहुल, हर साल इस रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, वो मुझे बुलाती है। तभी मेरे फोन में नेटवर्क चला गया। पूरी सड़क पर सन्नाटा था। अचानक मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, भैया। मैं जड़ हो गया। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अभी फोन पर सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। मेरी सांस रुक गई। तभी मेरा फोन फिर बजा। नेहा कॉल कर रही थी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। वो चिल्लाई, राहुल भागो वहां से, वो मेरी बहन नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हर साल तुम भी यहां आओगे। और फिर सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक फिसल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी, मेरी बाइक तो पहले से खराब थी। नेहा रोज अस्पताल आती रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी रात 9 बजे के बाद फोन नहीं उठाया। 2 महीने बाद मैंने नेहा के घर जाकर उसके परिवार से मिलने का सोचा। दरवाजा उसकी मां ने खोला। मैंने पूछा, नेहा है? उसकी मां की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, नेहा तो 2 साल पहले अपनी बहन के साथ एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर जिससे मैं बात कर रहा था, जो रोज अस्पताल आ रही थी, वो कौन थी? और आज भी हर साल उसी रात मेरे फोन पर 9 बजे एक कॉल आता है। स्क्रीन पर नाम लिखा होता है, नेहा। लेकिन जैसे ही मैं फोन उठाता हूं, सिर्फ एक आवाज आती है, भैया। जैसे ही वो आवाज फोन से आई, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने फोन कान से हटाया, स्क्रीन देखी। नंबर वही था, नेहा। लेकिन इस बार कॉल कट नहीं हुई। फोन के उस तरफ से धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही मासूम लेकिन ठंडी आवाज, आपको सच जानना है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं उसी सड़क पर गया जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक पुराना पेड़ था, जिस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहां 2 बहनों की मौत हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पास ही एक चाय वाला बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाई, यहां क्या हुआ था? वो बोला, 2 साल पहले रात में 2 बहनों का एक्सीडेंट हुआ था। छोटी बहन वहीं मर गई। बड़ी बहन में कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। कहते हैं हर साल उस रात यहां अजीब आवाजें आती हैं। मेरे कानों में गूंजा, नेहा तो 2 साल पहले मर गई थी। उस रात 8:55 पर मैंने खुद 9 बजे से पहले फोन हाथ में ले लिया। दिल धड़क रहा था। ठीक 9 बजे फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नेहा कॉलिंग। लेकिन इस बार बिना डरे मैंने फोन उठा लिया। मैं आ गया हूं, मैंने खुद कहा। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर वही आवाज, अच्छा किया भैया, अब आप हमें देख सकते हैं। अचानक मेरे सामने सड़क पर धुंध छाने लगी और उस धुंध में 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक नेहा और उसके पीछे एक छोटी लड़की। लेकिन इस बार नेहा का चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैं जानता था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा फीका। नेहा बोली, राहुल, जिस दिन तुमसे मेरी मुलाकात हुई, उसी दिन से तुम हमारे पास आने लगे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो बोली, तुम्हारा भी उसी रात एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल पहले। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। तस्वीरें याद आने लगी। मैं, बारिश, फिसलती बाइक, खून। नेहा ने कहा, तुम उस रात बच नहीं पाए थे राहुल। मेरी सांस रुक गई। नहीं, मैं जिंदा हूं। नेहा मुस्कुराई, नहीं राहुल, तुम 2 साल से हमारे जैसे ही हो। अचानक सड़क पर खड़ी गाड़ियां, लोग सब गायब होने लगे। सब कुछ धुंधला और मैं अपने ही शरीर को सड़क पर पड़ा देख रहा था, खून से लथपथ। नेहा बोली,
तुम हर साल यहां इसलिए आते थे क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी सच नहीं मान पाई थी। छोटी लड़की आगे आई, वो मुस्कुराई। अब भैया चलिए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे समझ आ गया, मैं जिस दुनिया में जी रहा था वो असली नहीं थी, और आज 2 साल बाद मुझे भी जाना था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया, अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। और फिर मैंने जोर से सांस ली। हाँ, मैं अपने बिस्तर पर था, कमरा वही, दीवार पर घड़ी, रात के 3:17। मैं पसीने से भीगा हुआ था। तो ये सपना था? मैंने खुद से कहा। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई 9 बजे वाली कॉल नहीं। मैंने राहत की सांस ली। सब दिमाग का खेल था, राहुल तू जिंदा है। मैं बिस्तर से उठा, किचन में पानी लेने गया, लेकिन तभी मेरे फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, अननोन नंबर, सच से भागकर कहां जाओगे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत नंबर पर कॉल बैक किया। स्विच्ड ऑफ। मैंने खुद को समझाया कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी मेरी नजर फोन की गैलरी पर गई। सबसे ऊपर एक नई फोटो थी। मैंने वो फोटो कभी नहीं ली थी। मैंने खोली और मेरा खून जम गया। फोटो उसी सड़क की थी जहां एक्सीडेंट हुआ था, और उस फोटो में 3 परछाइयां खड़ी थीं। एक मैं, एक नेहा और एक छोटी लड़की। मैंने घबराकर आईने में खुद को देखा। सब ठीक था, मैं जिंदा था, लेकिन आईने में मेरे पीछे कुछ सेकंड के लिए एक छोटी लड़की खड़ी दिखी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा, वो गायब थी। अचानक मेरे कमरे की लाइट झपकने लगी। घड़ी खुद ब खुद 8:59 पर सेट हो गई। मैंने घबराकर फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था नेहा कॉलिंग, लेकिन इस बार फोन मेरे हाथ में नहीं था, वो खुद ब खुद टेबल पर रखा बज रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही मासूम लेकिन ठंडी आवाज, राहुल तुम अभी भी सपने में हो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। बारिश, खराब बाइक, 9 बजे, और पीछे से वही आवाज, भैया। उस रात के बाद मैं सच में जागा या नहीं ये मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, अगर कभी रात 9 बजे तुम्हारे फोन पर किसी ऐसे इंसान की कॉल आए जो इस दुनिया में नहीं है, तो कॉल मत उठाना, क्योंकि कुछ सपने कभी खत्म नहीं होते। मेरा नाम अजय है, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो हम 3 दोस्तों की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मैं, रोहित और समीर, तीनों बचपन के दोस्त। एक दिन हमने सोचा कि शहर की भागदौड़ से दूर कहीं शांत जगह घूमने चलते हैं। रोहित ने कहा, मेरे नाना का एक पुराना गांव है भैरवपुर, अब वहां कोई नहीं रहता। हम हंस पड़े, मतलब पूरा गांव खाली और तू हमें वहीं ले जा रहा है? रोहित बोला, डरते हो क्या? बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शाम होते होते हम भैरवपुर पहुंचे। गांव में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा लगा। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस टूटी हुई झोपड़ियां और हवा की आवाज। समीर बोला, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी दूर एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के ऊपर काला झंडा लहरा रहा था। रोहित ने बताया, कहते हैं यहां 20 साल पहले कुछ हुआ था, उसके बाद लोग गांव छोड़कर चले गए। मैंने पूछा, क्या हुआ था? रोहित चुप हो गया। हमने रोहित के नाना के पुराने घर में रुकने का फैसला किया। रात 10 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धक धक धक। हम तीनों जम गए। समीर ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर खिड़की के बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। हमने हिम्मत करके बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान घर के अंदर तक आ रहे थे। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी। उसके सामने जमीन पर 3 नाम लिखे थे, अजय, रोहित, समीर। हमारे नाम। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। समीर चिल्लाया, ये किसने लिखा? तभी पीछे से भारी आवाज आई, तुम्हें बुलाया गया है। हमने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी, काले कपड़ों में, लाल आंखें। रोहित कांपते हुए बोला, आप कौन? वो हंसा, मैं इस गांव का आखिरी पुजारी हूं और तुम तीनों अगली बलि थे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। हवा तेज हो गई।
दीवारों से अजीब साए निकलने लगे। समीर चिल्लाया, भागो! हमने दरवाजे को धक्का मारा। पहले नहीं खुला, फिर रोहित ने पूरी ताकत लगाई। दरवाजा टूट गया। हम तीनों बिना पीछे देखे भागे। गांव की सीमा पार करते ही सब कुछ शांत हो गया। मंत्रों की आवाज बंद, लाल रोशनी गायब। हम सीधा शहर लौट आए। अगले दिन रोहित ने अपने नाना से पूछा, भैरवपुर में क्या हुआ था? नाना का चेहरा उतर गया। उन्होंने बताया, 20 साल पहले 3 लड़के रात में मंदिर गए थे। पुजारी ने उन्हें बलि चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले और उसी रात मंदिर में आग लग गई। पुजारी जलकर मर गया। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। 3 लड़के, जैसे हम। उस रात हम बच गए, लेकिन आज भी कभी कभी रात 10 बजे हम तीनों को एक साथ एक ही सपना आता है। हम उसी मंदिर में खड़े होते हैं और वही आवाज गूंजती है, अगली बार दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन अब तक हम तीनों जिंदा हैं और शायद वो सिर्फ हमें डराना चाहता है, या फिर वो अभी भी इंतजार कर रहा है। आधी रात मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने उठा। जैसे ही आंगन में पहुंचा, मैंने देखा मंदिर की दिशा से लाल रोशनी आ रही थी। मैंने रोहित और समीर को जगाया। हम तीनों टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पास गए, मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन गांव तो खाली था। फिर ये आवाज किसकी थी? अगली बार दरवाजा नहीं खुलेगा। वही आवाज, वही मंदिर, वही लाल रोशनी, और हम तीनों एक साथ नींद से जागे। सुबह के ठीक 3:03 पर मैंने तुरंत रोहित को कॉल किया। उसने फोन उठाते ही कहा, तुमने भी वही सपना देखा? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ सेकंड बाद समीर का मैसेज आया। वो फिर आया। अब ये सिर्फ सपना नहीं था, हम तीनों मिले। डर तो था, लेकिन इस बार भागना नहीं था। रोहित बोला, अगर वो हमें बुला रहा है तो इसका मतलब कुछ अधूरा है। समीर चिल्लाया, तू पागल है, मुश्किल से बचे थे। लेकिन अंदर कहीं हमें भी लग रहा था, ये खत्म नहीं हुआ है। हमने तय किया, एक आखिरी बार भैरवपुर जाएंगे और इस बार सच जानकर ही लौटेंगे। जैसे ही हम गांव पहुंचे, हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। टूटी झोपड़ियां, सन्नाटा। लेकिन इस बार हमें साफ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। समीर ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर फिर वही गीले पैरों के निशान थे। 3 जोड़ी और एक चौथी। मंदिर पहले से ज्यादा जला हुआ लग रहा था। दीवारों पर काले निशान, लेकिन मूर्ति साफ थी। जमीन पर फिर से हमारे नाम लिखे थे। इस बार उनके आगे तारीख भी थी, आज की। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और वही भारी आवाज, तुम्हें पूरा सच जानना था? धुएं के बीच वही पुजारी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। पुजारी बोला, 20 साल पहले 3 लड़के बलि से बच निकले थे, लेकिन उन्होंने गांव वालों को बताया ही नहीं। गांव वालों ने डर के मारे गांव छोड़ दिया। मैं अकेला रह गया और उसी डर ने मुझे राक्षस बना दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो हमें क्यों बुला रहे हो? वो हंसा, क्योंकि तुम तीनों उन्हीं लड़कों के पुनर्जन्म हो। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार बलि पूरी होगी। अचानक समीर ने जेब से माचिस निकाली। रोहित चिल्लाया, मूर्ति पर तेल गिरा हुआ है। हमें समझ आ गया, ये ताकत मूर्ति से जुड़ी है। मैंने पूरी ताकत से मूर्ति को धक्का दिया। रोहित ने माचिस जला दी। मूर्ति आग की लपटों में घिर गई। पुजारी दर्द से चिल्लाया, नहीं। मंदिर हिलने लगा। दरवाजा खुल गया। हम तीनों बाहर भागे। पीछे मंदिर में तेज धमाका हुआ और सब शांत। सुबह जब हम वापस देखने गए, वहां कोई मंदिर नहीं था, बस खाली मैदान, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। गांव की हवा अब सामान्य थी, सन्नाटा नहीं, डर नहीं। हम तीनों बच गए, इस बार सच में। लेकिन जाते जाते मैंने मिट्टी पर कुछ लिखा देखा, सिर्फ एक शब्द, फिर मिलेंगे। हम तीनों जिंदा हैं, लेकिन अब कभी उस रास्ते से नहीं जाते। और अगर तुम्हें कभी किसी खाली गांव में अपना नाम लिखा दिख जाए, तो समझ जाना, कोई कहानी अभी खत्म नहीं हुई।